दर्शकों, नमस्कार। आज के इस खास कार्यक्रम के लिए आप सभी को दूरदर्शन केंद्र लेकर आया है इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के बहुत ही खूबसूरत और मनमोहक विजयनगरम हॉल में। और मैं अपर्णा रंजन आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस खास कार्यक्रम के लिए हमारे मेहमान भी बहुत खास है। जी हाँ, कोई और नहीं, इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव जी। तो आइए उनका स्वागत करते हैं। प्रोफेसर श्रीवास्तव, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार दर्शक। प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव, आपका इस विश्वविद्यालय से बहुत पुराना संबंध रहा है। उस संबंध के बारे में हमें कुछ बताइए, कितना पुराना संबंध है? बात बहुत पुरानी है। 1989 में मैंने यहाँ पर ज्वाइन किया था एज अ फैकल्टी टू अ डिपार्टमेंट। जो डिपार्टमेंट बहुत ठीक से एग्जिस्ट भी नहीं करता था, उसमें मैंने शुरू किया था काम करना। और धीरे धीरे फिर उस डिपार्टमेंट को काफ़ी बिल्डअप भी किया मैंने। पर अब मेरा रिश्ता इस विश्वविद्यालय से 33 वर्षों का है। और 33 वर्षों में मुझे इस विश्वविद्यालय की ईंट ईंट से प्यार हो गया है, पता नहीं चला कब। ये तो बहुत अच्छी बात है कि जिस व्यक्ति को ईंट ईंट से प्यार हो गया हो और उसे वाइस चांसलर नियुक्त किया गया हो। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जब आपको इस विश्वविद्यालय का वाइस चांसलर नियुक्त किया गया तो आपका क्या रिएक्शन था? हाउ डिड यू रिएक्ट टू इट? बहुत मिक्स्ड रिएक्शन था। पहला तो डिसबिलीफ का था, विश्वास नहीं हुआ कि ये हो भी सकता है। और दूसरा खुशी का रिएक्शन था कि इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ इस विश्वविद्यालय के लिए। और तीसरा, फिर जब थोड़ी देर में बात सिंक इन हुई तो ये लगा ये तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और तीनों ही अनुभूतियों को बहुत ठीक से निभाना है। हम देख रहे हैं ये विजयनगरम हॉल जो पहले इतना ब्यूटिफाइड नहीं था, शायद ये बंद रहता था। और आपके वाइस चांसलर बनने के बाद इस हॉल का ही नहीं, बहुत सारे ऐसे पार्ट्स हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के जिसको आपने ब्यूटिफाई किया है, अपलिफ्ट किया है। उसके बारे में हमें कुछ बताइए। एक्चुअली वो बस ऐसे शुरू हुआ कि जब इस हॉल को मैं वाइस चांसलर की तरह जब मैंने ज्वाइन किया, तो जब मैं इसे देखने आई तो मैंने देखा इसमें कुछ 30-40 कबूतर रहते थे। उन कबूतरों को भगाने का काफ़ी प्रयत्न हम लोगों ने किया और फिर उसमें सफल भी हुए। पर जैसे ही उन कबूतरों को हम लोगों ने बाहर भगाया तो हमें लगा कि ये तो बहुत ही खूबसूरत हॉल है और इसमें हम लोग एक कार्यक्रम करते हैं। तो सबसे पहले इसका पुनः हम लोगों ने एक इनॉग्रल कराया, जो कि माननीय गवर्नर आनंदीबेन पटेल जी ने आकर किया। और उसके बाद फिर हम लोग यदा कदा इसमें कार्यक्रम कर लेते हैं। ये हॉल भी 135 बरस पुराना है और इसकी खूबसूरती बेजोड़ है। पर यह भी बात सच है कि इसमें मेरे आने से पहले शायद कभी कोई कार्यक्रम नहीं हुआ था। ये तो एक अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। और इस हॉल के अलावा आपने जो चेंजेस किए यूनिवर्सिटी के अंदर, उसके बारे में भी हम जानना चाहेंगे। हाँ, बहुत सारे चेंजेस। खाली समय में मैं सोचती रहती हूँ कि क्या क्या इसमें परिवर्तन किए जाएं, क्योंकि इतनी खूबसूरत यूनिवर्सिटी है और इसको यदि थोड़ा सा सजा दिया जाए और इसमें कुछ परिवर्तन कर दिए जाएं तो ये भारतवर्ष की सबसे खूबसूरत और सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी हो जाएगी। है ही पुरानी यूनिवर्सिटी। इसको ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट कहते हैं। और ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट भी इसलिए कहते हैं कि जिस तरह से हार्वर्ड की बिल्डिंग है अमेरिका में, उसी तरीके से इसका भी आर्किटेक्चर बहुत अच्छा है और इसीलिए इसको फिर ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट कहा गया। और हार्वर्ड में भी उनका जो बिल्डिंग है, जो एटमॉस्फेयर है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो स्टूडेंट्स को आकर्षित करता है, प्रेरित करता है। क्योंकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वही सपोर्टिव होता है फॉर फर्दर एक्शंस, जिसको कि अगर हम इंटीरियर डेकोरेशन की ज़ुबान में कहें तो फॉर्म फॉलोज फंक्शन इंटीरियर डेकोरेशन का पहला मूल सिद्धांत है कि जैसा हमारी एम्बियंस होगी, जैसा हमारा एटमॉस्फेयर होगा, उसके हिसाब से हमारा बिहेवियर परिवर्तित हो जाता है।
तो मैंने देखा जब भी लोग इस हॉल में आए और बैठे, उन्होंने इसकी खूबसूरती को सराहा। अब कैंपस में भी खूबसूरती बढ़ा दी है, इतने सारे फूल लग गए हैं। इस समय फरवरी का महीना है जिसको हम लोग स्प्रिंग सीजन कहते हैं। इसमें बाहर भी इतने सारे फूल खिले हैं, तो जो भी आता है उसका मन शांत हो जाता है। तो मुझे लगता है कि यदि कैंपस का सौंदर्यीकरण होगा तो निश्चित ही यहाँ पर लोगों के दिमाग में पीस आएगी, खुश रहेंगे और अच्छा काम करेंगे। मेरा बस एक ही चीज़ है कि लोग आएँ, खुश रहें, शांत रहें और अच्छा काम करें। इसलिए मैं कैंपस को हर तरीके से सजाती रहती हूँ। 8 नई बिल्डिंग्स यहाँ पर बनी हैं मेरे आने के बाद, जो कि अभी 4 बिल्डिंग्स हमने इनॉग्रेट कराई हैं और 4 अभी बाकी हैं जिनका इनॉग्रल होना बाकी है, जिसमें कि एक बॉयज़ हॉस्टल है, एक साइंस का इंस्ट्रूमेंटेशन सेंटर है जो कि इस हॉल के डायरेक्टली ऑपोजिट है, वो भी तैयार हो गया है, और एक हॉस्टल जो कि अब बॉयज़ हॉस्टल बनने वाला था, ग्राउंड प्लस 6 फ्लोर का वो हॉस्टल है, तो मैंने उसको परिवर्तित कर दिया है कि अब ये गर्ल्स हॉस्टल बनेगा, क्योंकि मुझे लगता है कि लड़कियों को रहने की जगह नहीं मिलती, इसलिए वो यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं लेती हैं, वापस चली जाती हैं। तो वो भी हॉस्टल अब तैयार हो जाएगा। एक हॉस्टल जिसका नाम हमने गार्गी रखा है, वो लड़कियों का हॉस्टल ग्राउंड प्लस 3 स्टोरीज़ वो तैयार हो गया है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पे कि इम्प्रूवमेंट किया गया है, मेंटेनेंस किया गया है, रिपेयर किया गया है, और बहुत सारी खूबसूरत स्पेसेस हर फैकल्टी में निकल आई हैं जिसमें लोग बैठते हैं और अपना पढ़ाई लिखाई का काम करते हैं, जो कि मुझे बस देख के ही अच्छा लगता है कि यदि मैं हूँ तो एक परिवर्तन हो वहाँ पर, और वो परिवर्तन मुझे 1 साल के अपने इस अवधि में दिखाई पड़ने लगा है कि परिवर्तन हो रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चरल अपलिफ्टमेंट के साथ साथ बहुत इम्पॉर्टेंट होता है एकेडमिक अपलिफ्टमेंट भी। तो यूनिवर्सिटी में आपने वाइस चांसलर का पद संभालने के बाद से एकेडमिक्स में क्या चेंजेस लाने का सोचा, और स्पेशली इन दिस टाइम? This is actually a very good question, Aparna ji, and I would like to answer it in the longest possible way, because जैसे ही मैं आई नवंबर 2020 में, वैसे ही प्राइम मिनिस्टर ने उसके थोड़े पहले ही एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी अनाउंस की थी, एंड ही सेड कि जो हमारे यहाँ एजुकेशन है, कुछ डिग्रियां हैं जो कि ब्रिटिशर्स के ज़माने से चल रही थी, जो कि कॉलोनियल क्लर्क्स को रोल आउट करने के लिए बनी थी, और उसको करने के बाद बच्चों को जॉब्स नहीं मिलते, वो ढूंढते रहते हैं, भटकते रहते हैं, और सब आईएएस की तैयारी करते रहते हैं, तो उन्हें कोई जॉब्स नहीं मिलते। तो 2 चीज़ों पर प्रधानमंत्री जी ने जोर दिया था। एक, उन्होंने कहा कि जो एजुकेशन हो वो स्किल बेस्ड हो, यानी कि जो हमारे हाथ हैं उनका उपयोग करके हम कुछ सीखें, क्योंकि लर्निंग बाय डूइंग से हम बेस्ट सीखते हैं। एक लर्निंग बाय सीइंग है, एक लर्निंग ओनली बाय हियरिंग है। तो अभी तक जो डिग्रियां थी उसमें ज़्यादातर सिर्फ लर्निंग बाय हियरिंग थी, अब हमें उसको ट्रांसफॉर्म करना था इनटू लर्निंग बाय डूइंग। तो 1 साल से हम लोगों ने, मैंने एक कमेटी गठित की थी, उसमें बहुत सारे हमारे सीनियर प्रोफेसर्स थे और सबने बहुत मेहनत भी किया, वेरियस फैकल्टीज से और वेरियस डिपार्टमेंट्स से मैंने लोगों को उसमें जोड़ा था, और हम सब लोगों ने मिलकर एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे 10 नए कोर्सेज जो कि इंटीग्रेटेड नेचर के हैं उनको बना दिया है। और वो कोर्सेज वोकेशनल कोर्सेज हैं, यानी कि व्यवसाय पर आधारित कोर्सेज हैं, और उसको करने के बाद निश्चित ही उन बच्चों को, यदि वो थोड़ा सा भी चाहेंगे और अपने को एम्प्लॉयबल बनाएंगे, तो निश्चित ही उनको भविष्य में अच्छा कार्य करने का अवसर मिलेगा। तो ये कोर्सेज यदि मैं नाम बता दूं तो ये है, एक कोर्स है फूड टेक्नोलॉजी में, एक कोर्स है फैशन टेक्नोलॉजी में, एक लॉ, और एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मास कम्युनिकेशन, और एक कोर्स है बिहेवियरल एंड कॉग्निटिव साइंसेस, जिसके कि स्टूडेंट्स हमारे विदेशों में भी जाकर उन्हें अच्छी जॉब्स मिलती हैं, और बाकी कोर्सेज जो हैं वो और बन रहे हैं। पर इंटीग्रेटेड का जो डेफिनेशन है वो ये है कि सिर्फ वो एक विषय ना पढ़ें,
वो और भी चीज़ें पढ़ें। जैसे एक एग्जाम्पल मैं देती हूँ कि अगर कोई लॉ का स्टूडेंट है और उसको संगीत में रुचि है, तो एक छोटा कोर्स उसके लिए संगीत विभाग में भी बना हुआ रेडी है, और वो उसको एक इलेक्टिव की तरह कर सकता है या एक माइनर कोर्स की तरह कर सकता है। और एक कोर्स वो साइकोलॉजी में कर सकता है, जिससे कि वो लोगों का बिहेवियर और साइकोलॉजी समझे। जैसे क्रिमिनोलॉजी में साइकोलॉजी की ज़रूरत होती है, और तीसरा जो कोर्स है उनका वो लॉजिक पे आधारित है, जो कि फ़िलॉसफी से इमर्ज करती है, क्योंकि लॉजिक और फिलॉसफी से ही लॉ बना है। तो इन सब का जब तक मूल स्वरूप वो बच्चा नहीं पढ़ेगा, उसको लॉ भी ठीक से समझ में नहीं आएगा। तो हमारा जो एनईपी में ये प्रोग्राम्स बनाने का प्लान था, ये जो हमने सोचा है, इसके ऊपर बहुत मंथन किया गया, और तब हमने सोचा कि हमको ऐसे बच्चों का विकास करना है जिनका व्यक्तित्व समग्र हो, और जब भी वो किसी के सामने आए तो वो ऐसे दिखें कि उनसे ज़्यादा अच्छा और कोई हो ही नहीं सकता। आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के पहले स्टेट यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर भी रह चुकी हैं। वहाँ पर आपका क्या अनुभव रहा और वो अनुभव यहाँ काम आया आपका? एक्चुअली आप सब लोगों से साझा करूँगी कि स्टेट यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर मैं बस अचानक बन गई। मैं अप्लाई कर रही थी एक सबैटिकल, और मैं रजिस्ट्रार साहब के पास गई थी कहने के लिए कि मुझे बता दीजिए कि मेरी कितनी छुट्टी बाकी है, मैं कुछ दिन अब छुट्टी लेना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे को जितने मेरे एजेंडा पे काम थे मैंने काफ़ी सारे कर लिए हैं, और अभी तक मैंने कोई छुट्टी कभी ली नहीं, तो अब मैं जाऊँगी सबैटिकल पे। बट कुछ बातचीत के दौरान ऐसी बातचीत हुई, तो उन्होंने भी कहा कि ये इलाहाबाद में ही दूसरी यूनिवर्सिटी है, आप अप्लाई क्यों नहीं करती हैं? तो मैंने सोचा चलो अप्लाई कर देते हैं, कौन से हो ही जा रहे हैं वाइस चांसलर। बट इट वॉज द लास्ट डेट ऑन विच आई अप्लाइड of that university, and 22 days later, voila, I was the vice chancellor of that university, and I had never been to that university before. So so it was like, okay, now that I'm here, let's see what can be done. But it was like a tough nut to crack, in the sense that that university was in its babyhood, and it had a lot of teething problems. The building was not there, and the teachers were not there. There was not a single faculty in that university. So then on a notepad, I made my points. I said this university should go to its new building. It should have proper classrooms. It should have an auditorium where interactions and seminars can take place. It should have a library, and primarily it should have faculty. And I don't know what was that moment when I was writing all these things on that piece of paper. After 1 year and 4 months, I left that university, and I had achieved all these milestones there. In such a short span of Short time. span of time, yes. ये हमारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एट प्रेजेंट इस देश के कोने कोने से बहुत सारे जगह से स्टूडेंट्स हैं और विदेशों से भी हैं। उनके बारे में बताइए किस किस जगह से हैं यहाँ पर? मुझे आश्चर्य हुआ, पर जब एडमिशन डायरेक्टर इस बार आए तो वो एक पूरी लिस्ट लाए मेरे पास, और उसमें हमने देखा 13,000 बच्चे 44 अलग अलग प्रदेशों से उन्होंने हमारे विभिन्न कोर्सेज में एप्लीकेशंस डाली हैं और हमारा टेस्ट दिया है। और नॉर्थ ईस्ट से भी बच्चे हैं, जम्मू कश्मीर से भी बच्चे हैं, और चेन्नई से भी हैं, उधर भोपाल और उधर से भी हैं, गोवा दामन एंड दीव से भी बच्चे हैं, उत्तराखंड से भी हैं। सो इस बार वी आर होपिंग कि हमें एक बहुत ही देश का एक रिप्रेजेंटेटिव सेक्ट ऑफ स्टूडेंट्स मिलेगा, जो कि हर तरफ से आते हैं। हमको बस उनके लिए तैयारी ये करनी है कि उनको हम हॉस्टल की अच्छी सुविधा दे सकें, क्योंकि जो दूर से बच्चे आते हैं उनको फिर बहुत दिक्कतें होती हैं, हॉस्टल हो, मेस हो, ये सब सुविधाओं को अभी मुझे देखना है कि ये हमारे यहाँ एक समग्र सुविधा है अथवा नहीं। टेंटेटिवली ये जो बच्चों ने अप्लाई किया है, नए कोर्सेज शुरू होने वाले हैं, कब से शुरू हो जाएंगे? ये कोर्सेज तो 23 से
शुरू होंगे, 2023 से शुरू होंगे नेक्स्ट ईयर, क्योंकि अभी हमारे यहाँ बहुत फैकल्टी क्रंच है। 600 पोजीशंस ऑफ द यूनिवर्सिटी फैकल्टी खाली है, उसको भरना है। उसको भरना आसान काम नहीं है, ये पूरा साल लग जाएगा। फिर भी शायद कुछ मैं भर पाऊँगी, सब तो मैं नहीं भर पाऊँगी, पर अगर कुछ भी मैंने भर दिया उसके बाद ही ये नए कोर्सेज शुरू हो पाएंगे। उसके पहले शुरू हो पाना संभव भी नहीं है। नई फैकल्टी आएगी और उसको फिर ओरिएंट किया जाएगा उस तरह से। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी इज़ नोन फॉर फैकल्टी, एक्सेलेंट फैकल्टी। मैं खुद यहाँ की स्टूडेंट रही हूँ एंड आई हैव वेरी गुड मेमोरीज ऑफ साइकोलॉजी डिपार्टमेंट। एट प्रेजेंट उस फैकल्टी के साथ आपका कैसा बॉन्ड है? जब मैं पहली बार आई और मैंने पहली बार फैकल्टी को एड्रेस किया सीनेट हॉल में, जैसा हमारा ये विजयानगरम हॉल है उसी तरह का हमारा एक और खूबसूरत हॉल है सीनेट हॉल। सीनेट हॉल में जब मैंने पहली बार एक मीटिंग करी और एड्रेस किया टीचर्स को, तो मैंने देखा कि उस हॉल को इतना भरा हुआ मैंने कभी देखा नहीं था। इतने अपने 32 साल के टीचिंग टेन्योर में मैंने नहीं देखा था कि उसमें करीब 500-600 लोग थे उस दिन, और सभी के चेहरे पे प्रसन्नता झलक रही थी। तो थोड़ा मुझे आश्चर्य हुआ, बट दे वर वेरी हैप्पी टू हैव मी एज द वाइस चांसलर। एंड ये भी बात मैं कहूँगी कि अकेले मैं नहीं कर सकती थी इतना सारा काम, मुझे बहुत लोगों का बहुत सपोर्ट मिला। कोई घर में बैठ के काम कर रहा है, कोई ऑफिस में बैठ के काम कर रहा है, सबके अलग अलग काम हैं और सब लोगों ने मुझे सपोर्ट दिया। जो भी आइडियाज़ मैंने फ्लोट किए उसमें सब ने हामी भरी और जितना बेस्ट यथासंभव कर सकते थे उन सब लोगों ने किया। तो सिर्फ मैंने ही नहीं बेस्ट फुट फॉरवर्ड किया, सभी लोगों ने बेस्ट फुट फॉरवर्ड किया। तब आज इस विश्वविद्यालय का थोड़ा सा स्वरूप बदला है, जिससे लगता है कि आगे अभी और बदलेगा। एक सकारात्मकता आई है, पॉजिटिविटी जो मेंटेन होनी चाहिए। और मैं ऐसा मानती हूँ कि ये यूनिवर्सिटी आपकी एक एक्सटेंडेड फैमिली हो गई है और इस फैमिली के साथ आगे आपने बहुत सारे सपने देखे हुए हैं। एट द सेम टाइम हम ये जानना चाहेंगे कि आपकी जो अपनी फैमिली है उसके बारे में भी हम कुछ जानना चाहेंगे। Yes, that's another very good question and I would like to talk about it because इस देश में ये कहा जाता है कि इनइक्वल जेंडर्स हैं, विमेंस सप्रेस्ड हैं, दबाई गई हैं, उनका शोषण हो रहा है और जो माइंडसेट है वो पेट्रियार्कल है। ऐसा मैं नहीं सोचती, मैं सोचती हूँ कि कोई किसी को दबा नहीं सकता है। जो काम करना चाहता है वो हमेशा काम कर लेता है, जो नहीं करना चाहता वो नहीं करता है। बट ये भी मैं कहूँ कि वो घर में रहती हैं तो काम नहीं करती हैं, वो बहुत काम करती हैं घर में। और अगर अपने से अब आज से 30 साल पहले की बात मैं करूँ तो यदि वो घर से बाहर चली जाती औरत काम करने के लिए, घर की महिला, तो घर में ना लोगों के पास स्वेटर्स होते, ना खाना होता, ना कपड़े होते, ना ढंग का घर होता। उस समय हाउसकीपिंग इतना मुश्किल काम हुआ करता था 30 बरस पहले, क्योंकि हमारे यहाँ कोई रेडीमेड गारमेंट्स की इंडस्ट्री नहीं थी, हमारे यहाँ कोई स्वेटर बुनने की भी इंडस्ट्री नहीं थी। वो सारी इंडस्ट्री औरतों ने मुफ्त में घर पे चलाई। स्वेटर किसी को बुन के दे देती थी तो उससे उसका पैसा नहीं लेती थी, और हर महीने ये प्रोग्राम रहता था कि कम से कम 5 या 6 स्वेटर्स तो बुन ही देने, नहीं तो कैसे काम चलेगा। और बच्चे भी ज़्यादा हुआ करते थे उस समय, 3 या 4 बच्चे होते थे। तो ये हम कैसे कहें कि महिलाओं ने काम नहीं किया, उन्होंने काम किया, पर हाँ वो जो काम था वो देश की जीडीपी के लिए कंट्रीब्यूट उसने नहीं किया। पर आज जब महिलाएं काम करने लगी हैं बाहर निकल के, परिवार का साइज़ भी छोटा हो गया है, तो दिखाई दे रहा है कि वो ज़्यादा अच्छा काम करती हैं। और कुछ तो दूसरी एंड पे भी एक लड़कियों का दिमाग आजकल जा रहा है, क्योंकि इतना ज़्यादा
लड़कियों के अंदर ये चीज़ भर दी गई है कि तुम्हें काम करना है, तुम्हें सक्सेसफुल होना है, तुम्हें बहुत काम करना है, तुम्हें बहुत ऊपर जाना है। तो क्या हो रहा है कि बहुत सी लड़कियां ऐसी हैं जो आज के समय में कह देती हैं मुझे शादी नहीं करनी, मुझे तो यूपीएससी क्लियर करना है, जब मेरा यूपीएससी क्लियर हो जाएगा तब मैं शादी करूँगी। तो उन सब लड़कियों से मैं कहना चाहती हूँ कि शादी कोई रुकावट नहीं है आपकी प्रोग्रेस में। शादी तो मैंने भी कर ली थी समय पर। आई फेल इन लव विद माई हस्बैंड एंड मैरिड हिम, पर उससे क्या मेरी प्रोग्रेस को उन्होंने रोका? वो कोई चाहे भी तो नहीं रोक सकता, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं प्रोग्रेस करूँ तो मैं करती रहूँगी, कैसे भी करूँगी मैं करूँगी, आई विल प्रोग्रेस। मगर जीवन एक चीज़ है, लाइफ, उसको भी तो जीना चाहिए। उस परिवार को जो आप समय पे बना लेते हैं और जिसमें समय पे बच्चे भी हो जाते हैं, वो एक सुंदर परिवार भी हो जाता है। आज मेरे पास 2 बड़े बड़े बेटे हैं, एक पति है वो भी सक्सेसफुल है, बच्चे हैं वो भी अच्छा कर रहे हैं, तो दिल के अंदर कहीं खुशी है, कहीं एक पीस मिलता है। प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव से हम जानना चाहेंगे व्हाट इज द सीक्रेट टू हर सक्सेस एंड व्हाट इज हर मैसेज for the youth and for all the viewers that are watching her today. समय नष्ट मैं नहीं करती, मेहनत जितनी ज़्यादा कर सकती हूँ उतनी कर लेती हूँ। जो काम बेस्ट में कर सकती हूँ, कोई भी काम जितना अच्छा और उससे भी अच्छा, वो करके देने की कोशिश करती हूँ। एग्जामिनेशन में भी ऐसे ही करती थी कि कॉपियों में जितना अच्छा मैं लिख सकती हूँ मैं इतना अच्छा लिखूँगी कि मुझसे अच्छा कोई नहीं लिखेगा। तो ऐसा हुआ भी कि मैंने जो लिखा, बीएससी में भी मैंने टॉप किया, एमएससी में भी मैंने टॉप किया, गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। और जब आप ये चाह लेते हैं ना कि मैं हर काम परफेक्शन के साथ करूँगी, तो थोड़ी जान तो ज़्यादा लगती है। और जो लोग आजकल मेरे साथ काम करेंगे वो इसमें हामी भरेंगे कि थोड़ी उन लोगों की जान भी मैं ज़्यादा लेती हूँ, लेकिन काम बन के बहुत अच्छा निकल के आता है और उससे एक आत्मा तृप्त होती है। और फिर आप मुझसे पूछेंगी कि ये कैसे आपकी आदत पड़ी, तो मैं बताऊं, मेरी माँ तो काम करती थी, शी वॉज अ प्रोफेसर, बट मेरी जो नानी थी ना, उनको हम लोग हिटलर नानी कहते थे, क्योंकि माँ ने नानी को लगा दिया था हम लोगों के पीछे, और नानी 1 मिनट भी बैठने नहीं देती थी। अभी ये कर रही हो तो ये करो, अभी वो कर रही हो तो वो करो, पेंटिंग भी करो, गाना भी गाओ, भजन भी सीखो और 20 तक के पहाड़े भी बोलो, और जितना कुछ, और खाना भी बनाओ, सारा कुछ जितना भी लाइफ रिलेटेड काम था उसमें नानी निरंतर हम लोगों को लगाई रहती थी। और हम लोग 3 बहनें हैं, मेरी 2 बहनें और भी हैं, हम लोग तीनों ही लाइफ में काफ़ी आगे निकले। मेरी छोटी बहन उसने 7 साल का संगीत सीखा है और वो एक पार्श्व गायिका है। जब वो गाती है तो लोग पूछते हैं लता मंगेशकर गा रही है या आप, तो और उसने पूरा 7 साल का संगीत किया और उसने इंजीनियरिंग भी किया है। शी इज़ अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर इन अमेरिका, डूइंग वेरी वेल। और जो मेरी दूसरी वाली बहन है वो भी न्यू जर्सी में पढ़ाती है, शी इज़ अ फैकल्टी। तो उस समय तो लग रहा था कि नानी जो है हम लोगों की जान की दुश्मन है, और जब वो जाती थी तो हम लोग सेलिब्रेट करते थे कि भाई गई। लेकिन आज जब वो नहीं है और मैं आज इस शो पे बैठी हूँ, तो मैं कहूँगी, अपनी नानी की तरह बन चुकी हैं। तो मैं कहूँगी अगर वो ना होती तो हम यहाँ ना होते। तो इसीलिए अब मैं भी बच्चों से भी यही अपेक्षा करती हूँ, स्टूडेंट से भी यही अपेक्षा करती हूँ, और मैं उनसे ये कहती हूँ मुझे इस बात की चिंता नहीं है कि तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो, तुम्हें जो सोचना है तुम सोचो, लेकिन कल जब तुम बन जाओगे और अच्छे बच्चे और अच्छे नागरिक बन जाओगे, अपने आप ही मुझे धन्यवाद मिल जाएगा। बिल्कुल सही बात है, आपका यही गुरु मंत्र है, वर्क हार्ड, डोंट वेस्ट टाइम एंड बी अ परफेक्शनिस्ट। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस कार्यक्रम में आने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए। पूरे दूरदर्शन टीम की ओर से और व्यूअर्स की ओर से एक बार हम आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। थैंक यू सो मच। नमस्कार।